एपिसोड 121 से 150 तक। पार्ट 7। दोस्तों, अब तक आपने पिछले एपिसोड में सुना कि चाहत का किडनैप हो जाता है, फिर उसे चोट लगती है जिस वजह से उसे अस्पताल में एडमिट किया जाता है। उसके बाद डिस्चार्ज कर आदित्य ठाकुर उसे अपने साथ अपने घर ले जाता है। अब आगे। आदित्य की मां ने बड़ी ही चतुराई के साथ चाहत को आदित्य के कमरे में रोक दिया था। वही यह सब देखकर तो आदित्य के खुशी का ठिकाना नहीं था। आखिर में आदित्य की होने वाली वाइफ पहली बार उसके कमरे में गई थी, तो खुश होना तो उसका लाजमी था। रूबी जी ने चाहत को आराम करने को कहा और फिर वापस आ जाती है और उसके लिए शाम के डिनर का प्रिपरेशन करने लगती है। उन्होंने चाहत के दोस्तों से पूछकर चाहत की पसंद की सारी डिश बना ली थी। आखिर में उनकी बहू आज पहली बार उनके घर खाना खाने वाली है, तो उसके खातिरदारी में कमी कैसे कर सकती। ज्यादा खुश उनके साथ ही आदित्य के पापा भी खुशी खुशी उनके कामों में हाथ बटा रहे थे। दादा दादी ने आदित्य को पकड़कर अपने पास बैठा रखा था, क्योंकि वह अपने पोते की बेचैनी को देख रहे थे। वह जानते थे कमरे में जाएगा तो उसे परेशान करेगा, और इस वक्त बच्ची को चोट लगी हुई है, उसे आराम की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसी वजह से दादा दादी उसे पढ़कर अपने पास बैठाए थे। आदित्य अपनी आंखों को बड़ी बड़ी कर दादा दादी को घूर रहा था। उसका मन कर रहा था कि दादा दादी को घर से बाहर रख आए, क्योंकि यह बुढ़ा और बुढ़ी उसके प्यार के दुश्मन बन बैठे थे। वही दादाजी उसकी नजरों को इग्नोर करते हुए बोलते हैं, बरखुरदार अपनी आंखों को दूसरी तरफ मोड़ को, हम तुम्हारी आंखें देखकर डरने वाले नहीं हैं, आखिर में हम तुम्हारे दादा हैं। आदित्य उनकी बातों को सुनकर चिढ़ते हुए बोलता है, आखिर में आप लोग मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? आपको मुझ जैसे मासूम से बच्चे पर दया नहीं? आप उसकी बातों को सुनकर दादी बोलती है, नहीं, तेरे ऊपर हमें दया बिल्कुल नहीं आती है, और तू मासूम गया, अगर तू मासूम बन जाएगा तो दुनिया के बाकी बच्चों को क्या कहा जाएगा? इतना बोलकर दादी अपना मुंह बना लेती है। वही दादी की बातों को सुनकर आदित्य कहता है, दादी मैं आपका प्यारा पोता हूँ, आखिर में आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? आपकी पोता बहू कमरे में अकेले परेशान हो रही होगी, वह यहाँ पर बिल्कुल ही अनजान है, उसे मेरे कमरे के बारे में कुछ भी पता नहीं है। अगर उसे खुद जरूरत होगी तो वह कैसे करेगी? उसके बहनों को सुनकर दादी बोलती है, बरखुरदार, ये सारे बहाने मेरे सामने नहीं चलेंगे। मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगी जब तक मेरी पोता बहू अच्छे से आराम नहीं कर लेगी, क्योंकि मुझे पता है अगर तू वहां जाएगा तो उसे आराम नहीं करने देगा। वही जब आदित्य इन दोनों लोगों को मना कर थक जाता है तो उसे इन पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वह गुस्से में दादाजी से बोलता है, दादाजी अपने वक्त की बात भूल गए, आप भी तो दादी को कितना परेशान करते थे, और मैं तो आपको इस उम्र में भी कई बार गार्डन में उससे ब्यूटीफुल दादी से मिलते हुए देखा है। आज भी उन्हें देखकर कैसे आपकी चमकने लगती है और आपके होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। आदित्य की बातों को सुनकर दादाजी के तो होश ही उड़ जाते हैं। वह उसे चिल्लाते हुए बोलते हैं, नालायक, ये तू क्या कर रहा है? अब बुढ़ापे में तू मेरा तलाक करवाने वाला है? इतना बोलते हुए वह अपनी पत्नी की ओर देखते हैं। वहीं उनकी पत्नी मेनका जी अपनी आंखों को बड़ी कर उन्हें इस तरह से घर रही थी कि मानो वह इसी वक्त उन्हें जलाकर भस्म कर देगी। इस वक्त उनके चेहरे पर उनके गुस्से को साफ साफ देखा जा सकता था। वही अपनी पत्नी के इतने गुस्से को देखकर बेचारे दादाजी का तो शरीर ही कांपने लगता है। वह अपनी पत्नी को मानते हुए बोलते हैं, अरे भाग्यवान, ये सब झूठ बोल रहा है, मैं तुम्हारे सिवा कभी किसी की ओर नजरें उठाकर भी नहीं देखा है। तभी उनकी पत्नी उन्हें डांटे हुए बोलती है, अपना मुंह बंद रखो, मेरा पोता कभी झूठ नहीं बोलता है। थर की इंसान जरूर, तुम ही इधर उधर मुंह मारते फिरते होंगे, कब्र में टांग अटकी है, लेकिन जवानी देखो तो जा नहीं रही है। वही दादाजी का तो मन कर रहा था कि वह अपनी छड़ी से आदित्य की जमकर पिटाई करे। आखिर में उसने उनकी जिंदगी में आग लगा दी। वह फिर से अपनी पत्नी को मानते हुए बोलते हैं, देखो मेनका, आदित्य सब झूठ बोल रहा है, हम लोग उसे यहाँ पकड़ कर बैठे हुए हैं, वह अपनी वाली से मिलने नहीं जा पा रहा है, इसी वजह से वह हम दोनों के बीच में आग लग रहा है। वही दादी जी उन्हें डांटते हुए बोलती है, अपना मुंह बंद रखो, भला उससे मिलने के लिए हम दोनों के बीच में आग लगाने की क्या जरूरत है?
मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ, आखिर में इतने साल मैंने तुम्हारे साथ बिताया है, मुझे नहीं पता था तुम ऐसे निकल जाओगे। है मेरी दुनिया तो उजड़ गई, मैं तो बर्बाद हो गई। दादी पूरे एक्टिंग के साथ अपना सीना पीट पीट के रोना शुरू कर देती है। वही दादी को ऐसा करता देखकर दादाजी घबरा जाते हैं, कहीं किसी ने सुन लिया तो उनकी क्या इज्जत रह जाएगी। बुढ़ापे में भी यही दिन देखना बाकी थे जिसकी कसर आज उनके पोते ने पूरी कर दी थी। वह जल्दी से दादी के पास आकर उन्हें मनाने लगते हैं। वही आदित्य मौका देखकर जल्दी से वहां से भाग जाता है, उसे पता था अभी दादी कुछ देर नौटंकी तो जरूर करेगी। आदित्य भागकर अपने कमरे में जाता है और जल्दी से कमरे का डोर बंद कर लेता है, जिससे अब कोई आकर उसे चाहत से अलग ना कर दे। डोर बंद करने के बाद जैसे ही वह पीछे मुड़ता है तो अपनी प्यारी सी बेबी डॉल को उसके पूरे बेड पर फैलकर सोता हुआ देखा है। ये देखकर उसके होठों पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है। वह बोलता है, तुम कितनी प्यारी लग रही हो मेरे बेड पर इस तरह सोते हुए, पर फिक्र ना करो, जल्दी ही वह दिन भी आ जाएगा जब हम दोनों इसी तरह एक साथ यहाँ पर सोएंगे। ये बोलकर वह चाहत की ओर आगे बढ़ जाता है और उसके पास जाकर उसे बहुत ही ध्यान से देखने लगता है। इस समय चाहत सोते हुए बहुत ही ज्यादा प्यारी लग रही थी। आदित्य तो बस उसे देखा ही रह जाता है, उसका तो मन नहीं कर रहा था कि वह उसे पर से अपनी नजरें हटा ले, और देखते देखते पता नहीं कब आदित्य चाहत के बिल्कुल करीब जाकर बैठ जाता है। वह ध्यान से उसकी आंखों को, उसके होठों को देखने लगता है। उसके उन खूबसूरत रसीले होठों को देखकर उसका गला सूख रहा था। वह खुद को उसे चूमने से नहीं रोक पा रहा था। जब तक उसने उसके होठों को नहीं छुआ था तब तक वह अपने आप को कंट्रोल कर लेता था, लेकिन जब से उसने उसके होठों का रस पिया था वह खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। उसे बार बार उसकी पहली किस याद आ रही थी। उसके दिल की धड़कन बहुत तेज चल रही थी। वह चाहत के चेहरे के बिल्कुल करीब अपना चेहरा कर लेता है। इस समय चाहत के शरीर से निकल रही हल्की हल्की खुशबू उसके अंदर समा रही थी। वह उस खुशबू को फील कर उसमें मदहोश हुआ जा रहा था। जब उसे कंट्रोल नहीं होता तो वह चाहत के माथे पर अपने होठों को रख देता है, फिर बारी बारी से उसके दोनों आंखों को चूम लेता है। अब उसकी नजर उसके होठों पर आकर रुक जाती है। वह बार बार अपने आप को रोकने लगता है, लेकिन उसका दिल मन ही नहीं रहा था। अंत में वह हारकर उसके होठों पर अपने होंठ रख देता है, क्योंकि वह खुद को उससे दूर नहीं रख पा रहा था। वह चाहकर भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। पहले तो उसने सोचा था कि वह थोड़ा सा किस करके उससे दूर हो जाएगा, लेकिन जैसे ही उसके होंठ उसके मुंह में आते हैं उसकी डिजायर बढ़ने लगती है। वह धीरे धीरे कर उसके होठों को शक करने लगता है। वह बहुत ही आराम से उसके होठों पर अपने होंठ चला रहा था, लेकिन धीरे धीरे उसकी किस्त और भी ज्यादा डीप होती जा रही थी। उससे पता ही नहीं चला कब उसकी छोटी सी किस पैशनेट किस में बदल गई। धीरे धीरे 10 मिनट हो चुके थे। अब चाहत को सांस लेने में दिक्कत होने लगी थी। वह थोड़ा थोड़ा कसमसाने लगी थी, पर आदित्य तो उसे किस में पूरी तरह से डूब चुका था। उसे तो कुछ होश ही नहीं था। वह अपनी आंखें बंद किए हुए बस मदहोशी से उसे इसलिए जा रहा था। अब चाहत बिल्कुल भी सांस नहीं ले पा रही थी। अब वह अपने दोनों हाथों से उसे दूर धकेलने लगती है। जैसे ही चाहत के हाथ उसके सीने को छूते हैं आदित्य अपने होश में वापस आता है और वह तुरंत ही चाहत के होठों को छोड़कर उसके साइड लेट जाता है। इस समय चाहत लंबी लंबी सांस ले रही थी। अब उसकी नींद टूट चुकी थी, क्योंकि दिन का वक्त था और इस वक्त चाहत इतनी गहरी नींद में नहीं सोती है। वह तो दवाई का असर था जिस वजह से वह सो रही थी, लेकिन आदित्य के किस करने की वजह से जल्दी ही उसकी नींद टूट गई थी। वही आदित्य चाहत के साइड में लेटा उसे ही देख रहा था और वह भी भरी भरी सांस ले रहा था। तभी चाहत उसकी तरफ मुड़कर देखती है और अपने बगल ऐसे आदित्य को लेटा देखकर चौंक जाती है। वह आदित्य से बोलता है, मिस्टर ठाकुर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वही आदित्य प्यार से उसे देख रहा था। उसकी बातों को सुनकर वह बोलता है, मैं यहाँ नहीं करूँगा तो कहाँ करूँगा? उसकी डबल मीनिंग बातों को सुनकर चाहत समझ नहीं पाती है और उससे पूछती है कि आपके कहने का क्या मतलब है।
वही वह चाहत की बातों को इग्नोर कर देता है और उससे पूछता है कि क्या तुम्हें अच्छे से नींद आई। चाहत उसे हाँ में जवाब देती है, लेकिन वह फिर से कहती है कि आप यहाँ मेरे बगल क्या कर रहे हैं, आप अभी अपने कमरे में जाए। चाहत की बातों को सुनकर आदित्य मुस्कुराने लगता है और उससे बोलता है मैं अपने कमरे में ही हूँ। आदित्य की बातों को सुनकर चाहत तुझे बोलता है क्या ये तुम्हारा कमरा है। आदित्य उससे बोलता है नहीं यह मेरा कमरा नहीं है। तो चाहत उसकी ओर सवालिया नजरों से देखने लगती है, तो आदित्य अपनी बातों को पूरा करते हुए बोलता है यह मेरा कमरा नहीं है, ये हमारा कमरा है। चाहत को समझ नहीं आता तो वह पूछता है आपके कहने का क्या मतलब है। तब आदित्य बोलता है कि यह मेरा कमरा है, लेकिन आज के बाद से ये तुम्हारा भी कमरा है। तब चाहत बोलती है कि यह कैसे मेरा कमरा हो गया। तब आदित्य प्यार से उसके गालों पर हाथ रखते हुए बोलता है मेरी होने वाली बीवी, जब तुम मुझसे शादी कर लोगी तो तुम्हें यही किसी कमरे में मेरे साथ इसी बेड पर रहना होगा। उसकी बातों को सुनकर चाहत के गाल लाल होने लगते हैं और वह कुछ बोल नहीं पाती है। वही आदित्य उसे ऐसा शर्माता देखकर बोलता है तुम इतना क्यों शर्मा रही हो, मैं ऐसी कोई बात तो नहीं बोली है। चाहत उसकी और अपनी बड़ी बड़ी आंखों से टुकुर टुकुर देखते लगती है। आदित्य तो उसे ऐसा देखा हुआ देखकर खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता। इस समय चाहत लग ही रही थी इतनी ज्यादा प्यारी। वह तुरंत आगे बढ़कर चाहत के गालों को किस कर लेता है। वह बड़ी बड़ी से उसके दोनों गालों पर बार बार किस कर रहा था। वही चाहत तो शर्म के मारे अपने नजर भी नहीं उठा रही थी। आदित्य को चाहत बहुत ही ज्यादा प्यारी लग रही थी। वह खुद से अपना कंट्रोल छोड़ रहा था। वह चाहत से बोलता है एंजल मेरी तरफ देखो, तुम इतना ज्यादा क्यों शर्मा रही हो, अभी तो हम लोगों के बीच कुछ हुआ भी नहीं। जब हमारी शादी हो जाएगी तो हमारे बीच बहुत कुछ होगा, तब तुम कैसे करोगी। इसकी बातों को सुनकर चाहत को तो इतना ज्यादा शर्म आ रहा था कि वह अपना चेहरा अपने दोनों हाथों से छुपा लेती है। वही आदित्य उसे ऐसा करता देखकर जोर जोर से हंसने लगता है और फिर चाहत के चेहरे से उसके हाथों को हटा देता है और बोलता है कि मुझे नहीं पता था मेरी माफिया क्वीन इतनी ज्यादा शर्मा भी सकती है, वरना मैं तो यही जानता था कि वह बहुत ज्यादा खतरनाक है। उसकी बातों को सुनकर चाहत उसकी ओर देखने लगती है। वह मन में सोच रही थी इसे कैसे पता चला कि मैं क्वीन हूँ। वह चाहत को देखते हुए बोलता है मुझे तुम्हारी कोई बात छुपी नहीं है और मुझे पूरा हक है अपने पत्नी के बारे में जानने का। ये कहकर वह चाहत की आंखों में देखने लगता है। वहीं अब चाहत भी उसकी आंखों में देख रही थी। वह अपने आंखों के इशारे से ही उससे इजाजत मांगता है। चाहत को पता था वह क्या बोल रहा है। वह शर्मा कर अपनी नजरें झुका लेती है। ऐसा पहली बार हो रहा था चाहत के साथ। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि वह क्या बोले। वही उसे बहुत ज्यादा खुशी हो रही थी, तो उसके पेट में हजारों तितलियां एक साथ उड़ रही थी। यह एहसास उसके लिए बहुत ही नया था। वही उसकी इजाजत बातें ही आदित्य उसके होठों को अपने होठों में भर लेता है और उसे बहुत ही प्यार से चूमने लगता है। वह कुछ देर तक उससे इसी तरह किस कर रहा था, लेकिन जब वह देखता है कि चाहत उसका साथ नहीं दे रही है तो वह उसकी आंखों में देखा है और बोलता है एंजल अपनी आंखें बंद करो और मुझे महसूस करने की कोशिश करो और प्लीज मेरा साथ दो। इतना बोलकर वह फिर से उसके होठों का रस पीने लगता है। अब चाहत भी धीरे धीरे उसका साथ दे रही थी। ऐसा करते हुए उसे बहुत ही अच्छा लग रहा था। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। उसके दिल में अजीब सी खुशी छा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह कैसी फीलिंग है, पर जो भी थी बहुत ही अच्छी लग रही थी। वही आदित्य एक हाथ से उसके सर को सहला रहा था और दूसरे हाथ से उसके पूरे बदन को सहला रहा था। जैसे जैसे आदित्य का हाथ चाहत के शरीर पर चल रहा था वैसे वैसे चाहत के शरीर में झंझनाहट बढ़ रही थी। आदित्य का छूना उसे बहुत ही अच्छा लग रहा था। वही चाहत भी अब आदित्य के किस में पूरी तरह से डूब चुकी थी। उसे किस करना ठीक से नहीं आता था, लेकिन जैसे जैसे आदित्य करता है वह भी उसी तरह से उसका साथ देने की पूरी कोशिश कर रही थी। थोड़ी देर में आदित्य उसके मुंह को खोलने लगता है, पर चाहत को नहीं पता था वह क्या कर रहा है। जब आदित्य देखा है कि वह मुंह नहीं खोल रही है तो वह धीरे से उसके कमर को दबा देता है। तुरंत ही चाहत के मुंह से आह निकल जाती है।
तो वह जल्दी से अपनी जीभ उसके मुंह के अंदर डाल देता है और फिर उसके पूरे मुंह को अपनी जीभ से धीरे धीरे कर एक्सप्लोर करने लगता है। ऐसा करते हुए उसे बहुत ही अच्छा लग रहा था। वह दोनों अपने प्यार में पूरी तरह से डूब चुके थे। 20 मिनट बाद चाहत की सांस फूलने लगती है। अब वह खुद को आदित्य से छुड़ाने की कोशिश करने लगती है। वही उसे ऐसा करता देखकर आदित्य समझ जाता है कि उसके एंजल को सांस लेने में तकलीफ महसूस हो रही है। वह तुरंत ही उसके होठों को जोर से शक करके छोड़ देता है। इस वक्त चाहत लंबी लंबी सांस ले रही थी। आदित्य तुरंत उसे अपने सीने से लगा लेता है और उसके पीठ को धीरे धीरे कर सहलाने लगता है। वह भी इस वक्त लंबी लंबी सांस ले रहा था। चाहत आदित्य के सीने में गर्म सांस छोड़ रही थी, जिससे आदित्य का पूरा शरीर मदहोश होता जा रहा था। वह चाहत से कहता है, एंजल, तुम मुझे बेचैन कर रही हो। तुम्हारी सांस मेरे दिल की धड़कनों को बढ़ा रही है। यकीन मानो, अगर आज तुम मेरी पत्नी बन चुकी होती तो मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं था। मैं खुद को रोक नहीं पाता, लेकिन शुक्र मनाओ तुम अभी मेरी पत्नी नहीं बनी हो। इस वजह से आज तुम बच गई, लेकिन तुम ज्यादा दिनों तक मुझे नहीं बच पाओगी। मैं जल्दी ही तुम्हें अपनी पत्नी बना लूंगा और फिर खुद को तुम्हें संभाल लूंगा। फिर ये दो जिस्म एक जान हो जाएंगे। उसकी ऐसी बातों को सुनकर चाहत तो शर्म से उसके सीने के अंदर घुसी जा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था, क्या ये वही आदित्य ठाकुर है जो लड़कियों के नाम से नफरत करता है और जो इतना क्रूएल हार्टेड है। पर उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके सामने यह आदित्य कैसे छोटा बच्चा बन जाता है। वह मन में रहती है, आदित्य तुम चाहे जैसे हो, पर मुझे तुम्हारा ये रूप बहुत ही ज्यादा पसंद है और तुम जिंदगी भर बस मुझे ऐसे ही प्यार करो। मैं तुमसे कभी दूर नहीं जाऊंगी। जहां एक और चाहत आदित्य के सीने में अपना मुंह छुपा कर लेती थी और सुकून का एहसास कर रही थी, वही आदित्य चाहत को अपनी बाहों में भरे हुए उसका सर सहलाते हुए अपने मन में सोच रहा था। प्यार का यह एहसास कितना खूबसूरत है। आज तक मैं लोगों के मुंह से सुना है कि वह प्यार में मर मिटते हैं। मुझे ये सब बस मजाक लगता था, पर आज चाहत को अपने बाहों में भरकर जो सुकून मुझे मिल रहा है, शायद पूरी जिंदगी यह सुकून मुझे और कहीं नहीं मिल सकता। यार, बिना वजह ही लोग बोलते हैं शादी के लड्डू जो खाए वह पछताए, लेकिन लड्डू जब इतना हसीन हो तो कौन नहीं खाना चाहेगा। नहीं खाने पर भी पछताना है और खाने पर भी पछताना है, तो खाकर ही क्यों ना पछताए। आखिर में ये स्वाद दुनिया की और किसी चीज में नहीं है। ये सोचते हुए उसके होठों पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है। सच में आज आदित्य पूरा ठरकी लग रहा था। वही वह चाहत को देखा है। चाहत की सांस अब हल्की हो चुकी थी। उसे पता चल चुका था कि चाहत फिर से सो गई है। वह भी चाहत को बहुत ही प्यार से अपनी बाहों में भरकर खुद उसकी गर्दन में अपना मुंह छुपाकर उसकी खुशबू को फील करने लगता है। और कब उसे ऐसे ही सुकून भरी नींद आ जाती है उसे पता ही नहीं चलता। उधर नीचे काफी वक्त हो गया था और अब तक दादा दादी को पता चल चुका था कि उनके पोते ने उन्हें बेवकूफ बनाकर अपना पत्ता साफ कर लिया है। वह गुस्से में वहीं बैठे थे। उन्होंने बिल्कुल भी आदित्य के पास आने की कोशिश नहीं की थी, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर वह आएंगे तो आदित्य उनके साथ नहीं आएगा। इसलिए वह चाहत को परेशान नहीं करना चाहते थे। वह बस आदित्य का इंतजार कर रहे थे। दादाजी तो पूरे गुस्से से बम बने बैठे थे कि जैसे ही आदित्य आएगा उसे पर फट पड़ेंगे। पर आदित्य भी कम चतुर नहीं था। वह अपने बचाव के लिए अपने साथ अपनी बेबी गर्ल को जो ले आ रहा था। उसे पता था उसके दादा दादी चाहत के सामने उसे कुछ नहीं बोलने वाले हैं। मन ही मन चाहत को थैंक्स बोल रहा था। अगर वह इस वक्त यहाँ नहीं होती तो जरूर उसके दादाजी उसकी पिटाई कर देते। वह और चाहत जब नीचे आते हैं तो देखते हैं सभी लोग हाल में बैठकर उनका इंतजार कर रहे थे। जैसे ही सीढ़ियों से आते हुए अपने दोनों बच्चों पर उनकी नजर पड़ती है तो वह उन्हें देखते ही रह जाते हैं। और दोनों की जोड़ी बहुत ही कमाल की लग रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे ऊपर वाले ने इनकी जोड़ी खुद बनाकर भेजी हो। उन सबके होठों पर प्यारी सी मुस्कुराहट आ जाती है। वही चाहत को थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था वह क्या बोले। अगर लड़ाई करने को होता तो वह सबसे आगे खड़ी होती, लेकिन बात जहां रिश्तों की आती है वहां चाहत तो सबसे लास्ट में आती है, क्योंकि आज तक कभी किसी ने उसके साथ कोई रिश्ता ही नहीं निभाया।
वही जब चाहत उनके पास आ जाती है तो रूबी जी जल्दी से खड़ी होकर चाहत को अपने पास बैठा लेती है और प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए पूछता है, बच्चा क्या तुम्हें अच्छे से नींद आई? कहीं आदित्य तुम्हें परेशान तो नहीं किया? चाहत प्यार से उनकी तरफ देखते हुए बोलती है, हाँ मुझे बहुत अच्छी नींद आई और मिस्टर ठाकुर ने मुझे बिल्कुल भी परेशान नहीं किया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आदित्य की माँ को वह क्या बोले, इसलिए उन्हें कुछ भी नहीं बोला। वही रूबी जी चाहती थी चाहत उन्हें माँ का कर बुलाए। वह बोलती है, चलो बच्चा तुम्हें भूख लगी होगी, हम सब चलकर खाना खा लेते हैं, फिर बैठकर बातें करेंगे। वहीं उनकी बातों को सुनकर वह भी हाँ में सर हिला देती है। वही सभी लोग अब डिनर टेबल पर बैठे थे। चाहत ने देखा कि वहां रखी डिश सब उसकी पसंद की है। वो आश्चर्य के साथ रूबी जी की तरफ देखने लगती है। तो रूबी जी उसे बताती हैं कि वह मैं तुम्हारी सहेलियों से पूछकर तुम्हारी पसंद का खाना बनाया था। ये सुनकर चाहत थोड़ा रिलैक्स हो जाती है। अब उसे समझ में आया कि टेबल में क्यों उसी के पसंद का खाना रखा है। रूबी जी के इस व्यवहार से चाहत को बहुत खुशी मिलती है। आज तक उसकी माँ ने कभी उसके पसंद के बारे में न पूछा न जाना और न ही कभी कुछ बनाया था, और यह अजनबी लोग आज पहले दिन ही उसकी पसंद और नापसंद जान चुके थे। चाहत की आंखों में आंसू आ जाते हैं, पर वह अपने आंसुओं को आंखों से बाहर नहीं आने देती। वह नहीं चाहती थी कि यह अच्छा माहौल खराब हो। वही रूबी जी और शिवांश की चाहत के दोनों ओर बैठे थे और आदित्य मुंह फुलाए दूसरी तरफ बैठा था और बार बार घूरकर अपने मम्मी पापा को देख रहा था, पर उसके मम्मी पापा को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था। वह तो बस अपनी प्यारी बच्ची के साथ समय बिताना चाहते थे। वही थोड़ी थोड़ी देर में सब लोग एक एक कर चाहत की प्लेट में कुछ ना कुछ रखने जा रहे थे। चाहत का खा खा कर पेट भर चुका था। उन लोगों का प्यार देखकर चाहत को बहुत अच्छा लग रहा था। आज पहली बार ऐसा था जब कोई उसकी इतनी फिक्र कर रहा था। माँ बाप का प्यार क्या होता है आज उसे पहली बार एहसास हो रहा था, वरना उसके माँ बाप ने तो उसे कभी सुकून से खाना तक भी नहीं खाने दिया था। चाहत आदित्य की इस फैमिली को दिल से अपनी फैमिली बन चुकी थी। उसे इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए था। वही जब चाहत खाना खा लेती है तो आदित्य जल्दी से खड़ा होता है और अपने माँ से बोलता है, माँ मैं ले जाकर चाहत को अब दवाई खिला देता हूँ, आप लोग आराम से अपना काम करिए। वह लोग आदित्य की जल्दीबाजी देखकर दंग रह जाते हैं। उन लोगों ने तो सोचा था वह कुछ देर बैठकर चाहत से बातें करेंगे और इनका बेटा चाहत को लेकर अपने साथ जा रहा था। वही आदित्य को अच्छे से पता था अगर वह अभी चाहत को नहीं ले गया तो उसे घंटा इंतजार करना पड़ेगा। उसके माँ पापा चाहत को छोड़ने वाले नहीं थे, इस वजह से उसने पहले ही चतुराई से चाहत को ले जाने की बात कर दी। अब बात चाहत के दवाई की थी, इसलिए वह लोग भी कुछ नहीं बोले और आदित्य जल्दी से चाहत को लेकर अपने साथ चला जाता है। वही चाहत इस वक्त मुस्कुरा रही थी। वह आदित्य के दिमाग को समझ चुकी थी कि आदित्य के मन में इस वक्त क्या चल रहा है। आदित्य चाहत को रूम में लाता है और उसे कपड़े बदलने के लिए कपड़े देता है। चाहत ये देखकर हैरान हो जाती है कि उसके रूम में लड़कियों के कपड़े हैं। जब आदित्य उसका चेहरा देखा है तो वह समझ जाता है कि वह क्या सोच रही है। वह उसे समझाते हुए बोलता है कि देखो तुम गलत मत सोचो, ये कपड़े तुम्हारे लिए हैं, और उसका हाथ पकड़कर अपने प्रोजेक्ट रूम में ले जाता है और फिर अपनी अलमारी खोलकर दिखाती है तो उसकी अलमारी में बहुत सारे लड़कियों के कपड़े रखे हुए थे। तो चाहत उसकी ओर देखते हुए पूछता है, यह इतने सारे कपड़े यहाँ क्यों हैं? तो वह बोलता है कि कल ही मैंने इसे मंगा लिया था, मुझे पता था मेरी बेबी गर्ल यहाँ आने वाली है तो उसे पहनने के लिए कपड़े भी तो चाहिए। उसकी बातों को सुनकर चाहत मुस्कुराने लगती है। उसे इस वक्त आदित्य पर बहुत ज्यादा प्यार आ रहा था। आदित्य उसकी कितनी ज्यादा परवाह करता है ये सोचकर उसका दिल खुश हो रहा था। वह तुरंत उसे कपड़े देकर बाथरूम में भेजता है और बोलता है, जल्दी से फ्रेश होकर चेंज करके आ जाओ। वह उसकी बातों को सुनकर कपड़े लेकर चेंज करने चली जाती है और थोड़ी देर में आती है तो देखी है आदित्य बेड के पास बैठा है। उसके हाथों में इस वक्त चाहत की दवाइयां थी। जैसे ही आदित्य चाहत को देखा है तो वह उठकर उसे पकड़कर अपने पास लाकर बैठा लेता है और उसके हाथों में दवाई देकर उसे पानी देता है और बोलता है,
जल्दी से ये दवाई पी लो। चाहत उसके दिए दवाई को तुरंत ही अपने मुंह में रख लेती है और फिर पानी पी लेती है। अब आदित्य जल्दी से चाहत को उठाकर बेड पर लेटा देता है और खुद जल्दी से उसके साइड जाकर लेट जाता है। उसकी जल्दीबाजी देखकर चाहत को हंसी आ रही थी, पर वह अपने चेहरे पर बिल्कुल कुछ भी नहीं शो करती आदित्य से पूछता है, क्या तुम्हें कोई काम नहीं करना है? क्या तुम आज बिल्कुल फ्री हो? आदित्य अपनी एंजल की ओर देखते हुए बोलता है, नहीं, मुझे कोई काम नहीं करना है। मेरा सबसे बड़ा काम तो तुम हो और तुम्हारे साथ मुझे बहुत सारा काम करना है। अगर तुम चाहो तो हम अभी काम कर सकते हैं। चाहत को उसकी बातें समझ नहीं आती तो वह बोलती है कि मुझे कुछ समझ नहीं आया, मैं तुम्हारे साथ कैसे काम कर सकती हूँ? तो वह बोलता है, रुको मैं तुम्हें समझता हूँ। इतना बोलकर वह उसकी तरफ और सरक कर उसके पास आ जाता है और उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में भरकर उसके माथे को किस करता है, फिर उसके दोनों गालों को किस करता है, फिर उसके आंखों को किस करता है और फिर इसी तरह वह बार बार करने लगता है। चाहत को समझ नहीं आता वह आदित्य से क्या बोले। एक तरफ उसे उसकी इस तरह करना बहुत अच्छा लग रहा था, पर वह चाहत के पागलपन को देखकर अंदर ही अंदर हंस भी रही थी। वही आदित्य उसे बिना रुके बार बार चूमे जा रहा था। शायद वह अभी भी बिल्कुल रुकने वाला नहीं था। चाहत जब देखी है कि आदित्य क्या कर रहा है तो अपने दोनों हाथों से उसके चेहरे को पकड़कर रोक देती है और बोलती है, ये तुम क्या कर रहे हो? तो वह उसकी ओर देखकर मुस्कुराते हुए बोलता है, देखो ना, मैं अपनी एंजल को प्यार कर रहा हूँ। उसकी बातों को सुनकर चाहत मुस्कुराने लगती है। वह उसे छेड़ते हुए बोलती है, क्या मिस्टर ठाकुर इस तरह से आप प्यार करते हैं? वह चाहत की बातों को समझ नहीं पाता। वह उसे ध्यान से देखने लगता है, फिर पूछता है, तो कैसे प्यार किया जाता है? वैसे यह मेरा पहली बार है, मैं आज से पहले कभी लड़कियों को प्यार नहीं किया तो मुझे नहीं पता है। उसकी बातों को सुनकर चाहत को हंसी आ जाती है। वह बोलती है कि कौन सा मैंने 1000 लड़कों को प्यार किया है जो तुम इस तरह से बोल रहे हो? वही उसके मुंह दूसरे लड़कों वाली बात सुनकर आदित्य को अच्छा नहीं लगता और वह बोलता है कि देखो, तुम सिर्फ मुझसे प्यार कर सकती हो, इसके अलावा तुम्हें इजाजत नहीं है किसी और के तरफ देखने की भी। मैं नहीं चाहता कि मेरी एंजल किसी और को देखे, बस मैं अपनी तस्वीर तुम्हारे आंखों में देखना चाहता हूँ। उसकी बातों को सुनकर चाहत उसे ध्यान से देखने लगती है और बोलती है, क्या तुम्हें जलन हो रही है? आदित्य बोलता है, नहीं, मुझे जलन नहीं हो रही है, पर मैं तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा पजेसिव हूँ और मैं ये बिल्कुल भी नहीं बर्दाश्त कर सकता हूँ कि मेरी एंजल मेरे सिवा किसी और के लिए सोच। उसकी बातों को सुनकर चाहत मुस्कुराने लगती है और प्यार से उसके होठों को किस करके बोलता है, जिसका होने वाला पति इतना हैंडसम हो वह भला दूसरे के बारे में क्यों सोचेगी? उसके मुंह से अपने लिए पति शब्द सुनकर आदित्य को बहुत अच्छा लगता है और वह प्यार से चाहत के होठों को बोलता है, एंजल प्लीज एक बार मेरा नाम लो ना। तुम मुझे मिस्टर ठाकुर क्यों बोलती हो? तुम मुझे आदित्य भी तो बुला सकती हो। वह उसकी बातों को सुनकर चाहत हंसने लगती है और बोलती है, क्या फर्क पड़ता है मैं तुम्हें मिस्टर ठाकुर बोलूं या आदित्य बोलूं? उसके मुंह से आदित्य सुनकर आदित्य को बहुत अच्छा लगता है। वह बोलता है कि प्लीज फिर से मेरा नाम लो ना, तुम्हारे मुंह से मुझे मेरा नाम बहुत अच्छा लग रहा है। उसकी बातों को सुनकर चाहत उसे 2-3 बार आदित्य आदित्य कहकर बुलाती है। वही आदित्य को चाहत के मुंह से अपना नाम सुनकर उसके दिल में अजीब सी खुशी महसूस होती है। ऐसा लग रहा था जैसे हजारों फूल एक साथ खिल रहे हो। अरे यार, यह प्यार वाली फीलिंग को एक्सप्लेन करना तो मेरे लिए बहुत ही कठिन काम है, क्योंकि मेरी तो अरेंज मैरिज हुई है। जिसकी लव मैरिज हुई है, जो लव में इस वक्त पड़ा हुआ है, वह कमेंट करके मुझे बताए आखिर में इस फीलिंग को छोटे शब्दों में कैसे एक्सप्लेन किया जाए। और हाँ, थोड़ा ध्यान से कमेंट करना, ज्यादा गहराई में उतरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह कमेंट मेरे हस्बैंड भी पढ़ते हैं और आपके कमेंट पढ़कर कहीं वह मेरी स्टोरी लिखना ही ना बंद कर दें और पता चले कि आपकी स्टोरी अधूरी ही रह गई। स्माइल स्माइल स्माइल। आदित्य चाहत को अपने और करीब खींच लेता है और उसके होठों पर अपने होंठ रख उसे किस करना शुरू कर देता है। दोनों बेतहसा एक दूसरे को किस लिए जा रहे थे।
इन दोनों की फीलिंग इस समय बिल्कुल ही सेम थी। कुछ देर में जब चाहत की सांस फूलने लगती है तो कुछ देर में जब चाहत की सांस फूलने लगती है तो वह उसे अपने सीने से लगाकर उसकी पीठ को रब करने लगता है। उन दोनों को एक दूसरे की करीबी बहुत ही अच्छी लग रही थी। इस वक्त चाहत आदित्य के सीने से लगी हुई थी और वही आदित्य प्यार से उसे अपनी बाहों में भरे हुए था। पता नहीं कब इसी तरह दोनों एक दूसरे की बाहों में सुकून से गहरी नींद में चले जाते हैं। वही अंशिका, ख्वाहिश और कसक इस वक्त एक साथ कल की तैयारी कर रही थी। आखिर में उन्हें भी तो कल के इवेंट में जाना था। वह लोग अपने सारे काम खत्म कर सोने चले जाते हैं, अब बस सुबह का इंतजार था। दूसरे दिन सुबह आदित्य चाहत को लेकर नीचे आता है। इस वक्त चाहत पूरी तरह से तैयार थी। जब रूबी जी देखते हैं कि चाहत इस तरह से तैयार है तो वह पूछती है कि बच्चा कहीं जा रही हो क्या? तो चाहत बोलती है, हाँ आंटी जी, वह मुझे अपने ऑफिस जाना है, कुछ अर्जेंट काम है। वही चाहत के मुंह से खुद के लिए आंटी जी सुनकर रूबी जी को अच्छा नहीं लगता है। वह बोलती है, क्या बेटा हमसे कोई गलती हो गई है? चाहत घबरा कर बोलती है, अरे नहीं आंटी जी, आप ऐसा क्यों बोल रही हो? उसे लगा कि शायद वह जा रही है इसलिए उन्हें कोई गलतफहमी हो गई है, तो वह बोलते हैं, फिर आप हमें क्यों आंटी जी बोल रही हो? हम आदित्य के मम्मी पापा हैं, इस नाते तुम्हारे भी तो मम्मी पापा हुए, तो क्या तुम हमें माँ का कर नहीं बुलाओगी? वहीं उनकी बातों को सुनकर चाहत उन्हें ध्यान से देखने लगती है। उसे याद आता है कि कैसे उसकी माँ ने उसे माँ कहने से मना कर दिया था। वह कैसी औरत थी जो अपने बच्चों को माँ कहाँ तक का अधिकार नहीं दे रही थी, और यह कैसी औरत है जो दूसरे के बच्चे को भी माँ कहकर बुलाने को तरस रही है। चाहत की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वही उसे इस तरह देखकर रूबी जी घबरा जाती हैं और बोलते हैं, बच्चा कोई बात नहीं, तुम्हारा जो मन करे तुम वह कहकर मुझे बुलाओ, पर प्लीज इस तरह तुम्हारे आंखों में अब दोबारा कभी आंसू नहीं आने चाहिए। वही चाहत जल्दी से जाकर उनके गले लग जाती है और बोलती है कि नहीं माँ, ये तो खुशी के आंसू है। मैं भी सोचती थी कि मुझे कभी कोई माँ कहने का हक देगा, क्या कोई मुझे अपने बच्चों की तरह प्यार करेगा, लेकिन देखो ना मेरे पास अब कितनी प्यारी माँ है। ये बोलकर वह उनके गालों को चूम लेती है। उसकी इस बात को सुनकर रूबी जी का दिल भर आता है। अभी तक आदित्य ने उन्हें सब कुछ बता दिया था। वह जानती थी चाहत की जिंदगी कितनी कठिन थी। वह प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोलती है, भले ही मैं तुम्हें अपने कोख से जन्म नहीं दिया है, लेकिन मैं तुम्हें कभी भी अपने बच्चों से काम नहीं मानूंगी। इतना कहकर वह प्यार से उसके माथे को चूम लेती है। फिर वह सबको ब्रेकफास्ट करने के लिए ले जाती हैं। थोड़ी देर में ब्रेकफास्ट कर वह लोग घर से निकल जाते हैं। इवेंट शाम को 7 बजे होना था। आदित्य ने पहले ही चाहत को 2 बजे तक फ्री होने को बोल दिया था, जिससे वह लोग अच्छे से रेडी हो सके। आखिर में आज आदित्य बहुत ज्यादा एक्साइटेड था, क्योंकि यह पहली बार था जब आदित्य अपने बेबी गर्ल के साथ जाने वाला था। सारी दुनिया उसे देखने वाली थी, तो भला ऐसे कैसे जा सकता था? उसने चाहत के लिए पूरी तैयारी कर दी थी। देखते ही देखते वह वक्त भी आ गया जब ये लोग अपने ऑफिस से निकाल कर घर आ जाते हैं। अंशिका पहले से ही घर आ चुकी थी, वह चाहत का ही इंतजार कर रही थी। वही अभी कसक और ख्वाहिश चाहत के पास आने के लिए निकल चुके थे। थोड़ी ही देर में वह लोग भी ठाकुर विला के बाहर आ जाते हैं। आज वह लोग भी पहली बार ठाकुर पैलेस आ रहे थे। वह देखते हैं कि ठाकुर पैलेस बहुत ही बड़ा और आलीशान था। गार्ड को पहले ही बता दिया गया था, इस वजह से गार्ड में नहीं रोता और वह दोनों अंदर आ जाते हैं। वही कसक गाड़ी से नीचे उतर जाती है और ख्वाहिश को गाड़ी पार्क करने के लिए कहती है और आपका साथ अंदर की ओर आगे बढ़ने लगती है। वही शिव को उनके बारे में कुछ नहीं पता था। शिव नहीं जानता था कि चाहत की सहेलियां आने वाली है। वह देखता है कि सामने गेट से एक बहुत ही खूबसूरत लड़की चली आ रही है। वह जब उसे देखा है तो देखता ही रह जाता है। उसके दिल का गिटार जोर जोर से बजने लगता है। उसे तो पहली नजर वाला प्यार हो जाता है, पर बेचारे को नहीं पता था कि वह कितनी खतरनाक है। इस वक्त शिवा सिक्योरिटी चेक करने आया था, क्योंकि सभी लोग पार्टी में जाने वाले थे, तो उसने सोचा एक बार जाकर सिक्योरिटी देख ले, जिससे यहाँ पर कोई गड़बड़ी ना हो। वही कसक शिव को नहीं देख पाती और वह अंदर की ओर चली आ रही थी।
कसक के चेहरे पर वही बिंदास निडर अंदाज था। उसने पेस्टल पिंक गाउन पहन रखा था, पर उसकी चाल में एक अलग कॉन्फिडेंस और थोड़ी सी शरारत थी। कसक को लोगों की परवाह नहीं थी, वह हमेशा अपनी दुनिया में रहने वाली लड़की थी। उधर बाहर एंट्रेंस पर आदित्य ठाकुर का सेक्रेटरी और बेस्ट फ्रेंड शिवा सिक्योरिटी पर नजर रख रहा था। उसका स्वभाव बेहद गंभीर और जिम्मेदार था। तभी उसने देखा कि एक अजनबी लड़की बड़ी बिंदास चाल में गार्ड्स को बिना परवाह किए सीधे पैलेस की तरफ बढ़ रही है। शिवा ने सोचा, ये कौन है? ठाकुर पैलेस में ऐसे कोई भी घुस सकता है क्या? अभी बताता हूँ। वह तुरंत आगे बढ़ा और कसक का रास्ता रोकते हुए बोला। शिवा कड़क आवाज में, सुनिए मिस, आपको यहाँ आने की इजाजत किसने दी? ये ठाकुर पैलेस है, कोई मॉल नहीं जहां मन आया और चली आई। कसक उसकी ओर घूरकर रुकती है और होठों पर हल्की मुस्कान लाती है। कसक बिंदास लहजे में, ओह, पैलेस के गेट पर बाउंसर की नौकरी करने वाले सिक्योरिटी गार्ड, सुनो मिस्टर, मुझे रोकने वाले तुम कौन होते हो? शिवा हैरान रह गया उसकी हिम्मत देखकर। शिवा, मैं कौन हूँ ये जानने की जरूरत तुम्हें नहीं है, बस तुम इतना जान लो कि मैं तुम्हें बिना इनवाइट अंदर नहीं जाने दूंगा। कसक ठहाका मारकर हंस पड़ती है। कसक, हाँ हाँ, भला तुम्हें जाना ही कौन चाहता है, क्यों तुम जैसे छछूंदरों को मुझ जैसी ब्यूटी गर्ल क्यों जानेगी? सुन लो मिस्टर, मेरे जैसी को तो लोग रेड कारपेट पर बुलाते हैं, और तुम मुझे गेट पर रोक रहे हो। शिव उसकी बातों को सुनकर आश्चर्य से उसकी ओर देखते हुए बोलता है, वह और कॉन्फिडेंस की नानी। तुम खुद को कुछ ज्यादा ही इम्पोर्टेंट नहीं दे रही हो? उसकी बातों को सुनकर कम बोलती है। तुम जैसे बंदरों को क्या पता हम जैसी हसीनाएं इम्पोर्टेंट देने के लिए ही होती है। शिवा थोड़ा गुस्से में लेकिन दिल के अंदर कहीं उसकी हंसी और बेबाकी पर फिदा हो चुका था। शिवा, तुम्हारी ये जुबान तो बहुत लंबी है। नाम बताओ, वरना अभी गार्ड्स को बुलाकर बाहर करवाता हूँ। कसक ने एक कदम और आगे बढ़ते हुए उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला। ओह हेलो, इतना अटेंशन पाने की मुझे आदत नहीं है। नाम जानने का इतना शौक है तो पहले अपने बारे में तो बताओ। शिवा कसक को अजनबी समझकर रोक रहा था और कसक उसे बार बार उल्टा जवाब देकर छेड़ रही थी। कसक की बिंदास मुस्कान और निडर आंखें शिवा के सीरियस दिल को पहली बार हिला रही थी। शिवा अंदर से सोच रहा था, ये लड़की है कौन? इतनी खूबसूरत, इतनी निडर और इतनी चंचल, पर जाने क्यों नजरें इस पर से हट नहीं रही। अभी कसक का और लड़ने का मन था। इसी बीच ख्वाहिश आ गई और उसने मुस्कुराकर कहा, शिवा, ये कसक है, मेरी फ्रेंड। इनवाइटेड है, किसी ऐरा गैरा को समझने की जरूरत नहीं। शिवा का चेहरा शर्म और हल्की झेप से लाल हो गया। वहीं कसक मुस्कुराए और आंख मारते हुए बोली, देखा मिस्टर सिक्योरिटी, आपको ही ऐरा गैरा समझने की गलती हो गई, वरना मैं कितनी इम्पोर्टेंट हूँ सब जानते हैं। इतना बोलकर वह आगे निकल जाती है। वही ख्वाहिश को देखकर शिवा जान जाता है कि यह लोग चाहत के फ्रेंड हैं, क्योंकि उसे दिन हॉस्पिटल में शिवा ने ख्वाहिश को देखा था और उसे पता चला था कि यह लोग चाहत की फ्रेंड है, पर उसे वक्त कसक वहां पर नहीं थी, इस वजह से शिवा कसक को नहीं पहचान सका। वही उनके जाने के बाद शिवा के होठों पर प्यारी सी मुस्कुराहट थी। आखिर में क्यों ना हो, हमारी बिंदास कसक ने शिवा का दिल जो चुरा लिया था। इस वक्त तो शिव के दिल में हजारों फूल खिल रहे थे, वह भी जल्दी जल्दी विला के अंदर चला जाता है। वही कसक जैसे ही अंदर जाती है तो आदित्य का घर देखकर खुश हो जाती है। आदित्य का घर बहुत ही बड़ा और लग्जरियस था। ऐसा नहीं था कि कसक किसी गरीब फैमिली से थी, वह भी अमीर घर से बिलोंग करती थी, पर आदित्य का घर कुछ ज्यादा ही बड़ा और सुंदर था, जिसे देखकर तो हमारी कसक पूरी दीवानी ही हो गई थी।
दोस्तों कल मैं एक भी स्टोरी नहीं दे पाई थी। मैं 8 घंटे मेहनत करके स्टोरी तो लिख ली थी, पर अपलोड करते वक्त पता नहीं कैसे मेरा पीसी हैंग हो गया और मैं कुछ समझता थी इससे पहले मेरी फाइल ही डिलीट हो गई। मेरी सारी मेहनत खराब हो गई थी। मुझे बहुत रोना आ रहा था। कल मैं अपनी नई स्टोरी विश्वरूपा एक रहस्य को लिख रही थी। लगभग 4 घंटे की लंबी स्टोरी बनाने के बाद जब वह डिलीट हो गई तो मुझे बहुत ज्यादा दुख हुआ, और फिर मेरे पास इतना वक्त नहीं था कि मैं दूसरी कोई स्टोरी लिखकर अपलोड कर सकूं। इसलिए आज मैं इतनी मेहनत करके 2 स्टोरी को बना रही हूं। एक मैंने सुबह ही अपलोड कर दिया था और दूसरी शाम तक अपलोड हो जाएगी। जल्दी ही मैं अपनी नई स्टोरी विश्वरूपा एक रहस्य को पूरा करके अपलोड कर दूंगी। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, सुनना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। चलिए स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। कसक और ख्वाहिश आदित्य के घर में सभी से मिलते हैं। सबको कसक और ख्वाहिश बहुत ही प्यारी लगती है। खासकर कसक की बातें तो दादा दादी को बहुत ज्यादा फनी लगते हैं। थोड़ी देर बाद वह चारों लड़कियों तैयार होने पार्लर के लिए निकल जाती हैं। चाहत ने लिया को वहीं बुला लिया था। वहीं दूसरी ओर आदित्य शिवा भी निकल जाते हैं। आज के इस इवेंट के लिए सभी लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे, क्योंकि यह बहुत बड़ा इवेंट था कि सीमेंट में दुनिया भर के जाने माने लोग आने वाले थे। वही कपूर फैमिली भी पूरी तैयारी में लगी हुई थी। किरण जी जाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी, पर सात्विक और ऋतिक उन्हें यहाँ घर पर अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहते थे। इसलिए उन लोगों ने जबरदस्ती किरण जी को तैयार करवाया। उन्होंने सोचा कि वहां जाएंगे तो अपनी सहेलियों से मिलकर कुछ उनका मन हल्का हो जाएगा, वरना घर पर बैठकर वह खुद को बीमार कर लेंगे। वही आलोक कपूर, वह भी आज पूरी तरह से तैयार थे। उन्होंने आज सोच लिया था किसी तरह वह मित्तल और खुराना कंपनी के सीईओ से मिलकर रहेंगे। आप चाहे उन्हें उनके पैरों पर ही क्यों नहीं गिरना पड़े, पर वह अपनी कंपनी को बचाकर रहेंगे, क्योंकि यह लास्ट मौका था उनके पास। अगर वह आज कुछ नहीं कर पाए तो उन्हें दिवालिया होने से कोई नहीं बचा सकता है। यही हाल सात्विक और ऋतिक का भी था। आज उन लोगों ने भी सोच लिया था वह अपने लिए इन्वेस्टर कहीं ना कहीं से ढूंढेंगे, चाहे उसके लिए उन्हें कुछ भी करना पड़े। दूसरी तरफ साइना अनमोल के साथ इवेंट में जाने वाली थी। वैसे तो उसे पूछने वाला कोई नहीं था, पर अनमोल की वजह से वह इस इवेंट में जा सकती थी। आज उसने प्लान बनाया था कि इवेंट में बहुत ही अमीर अमीर लोग आने वाले हैं। वह किसी न किसी को अपने प्यार के जाल में फंसा लगी, फिर अनमोल को छोड़ देगी और एक अच्छी लाइफ एंजॉय करेगी, पर किसी को नहीं पता था कि आज होने वाला क्या है। दूसरी तरफ इवेंट का सीन देता है बेस्ट ऑफ द ईयर बिजनेसमैन और वुमेन अवार्ड फंक्शन। ये शाम किसी आम शाम की तरह नहीं थी। मुंबई के सबसे शानदार 7 स्टार होटल द इंपीरियल क्राउन काल्पनिक नाम को इस ग्रैंड इवेंट के लिए चुना गया था। पूरे होटल को इस तरह सजाया गया था मानो ये किसी महल का हिस्सा हो। होटल के मुख्य गेट पर 10 फीट ऊंचे डायमंड शेप झूमर लगे हुए थे, जिनकी चमक इतनी थी कि लग रहा था मानो आसमान के तारे धरती पर उतर आए हों। रेड कारपेट पर सफेद गुलाब और ऑर्किड्स की पंखुड़ियां बिछाई गई थीं, और दोनों ओर सुनहरे खंभों पर क्रिस्टल की लाइट्स लगी थीं। हॉल के अंदर एंट्री करते ही सामने क्रिस्टल आई स्टैच्यू बनी थी, जिस पर बेस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड्स चमकता हुआ दिखाई दे रहा था। टेबल्स पर गोल्डन एंड सिल्वर टोकरी डेकोरेशन रखी थी, जिनमें ताजे फूल, मिनी लैंप और क्रिस्टल बॉल्स थीं। हर टोकरी इतनी खूबसूरत थी कि मेहमान उसे देखकर मंत्रमुग्ध हो रहे थे। डांस फ्लोर के ऊपर से ड्रोन लाइट्स उड़ते हुए रंग बिरंगे पैटर्न बना रही थी, कभी तितलियां, कभी हीरे और कभी इंडिया का नक्शा। यहाँ इंडिया ही नहीं बल्कि दुनिया के कई बड़े बिजनेस टायकून शामिल हुए थे। मयंक चौहान सक्सेसफुल इंडस्ट्रियलिस्ट, जिसने टेक और इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों में अपनी पहचान बनाई। अजीत मेहरा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का मालिक, जिसकी रियल एस्टेट और होटल बिजनेस की चर्चा पूरी दुनिया में होती है। रिया रानी चौधरी, इंडिया की नंबर 1 वुमन एंटरप्रेन्योर, जिन्होंने फैशन और कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में नया इतिहास रचा। महेंद्र वर्मा कंस्ट्रक्शंस के चेयरमैन, जिन्हें इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर किंग कहा जाता है।
अनन्या अग्रवाल ई कॉमर्स की क्वीन, जिनका ब्रांड आज पूरे एशिया में छाया हुआ है। कबीर मल्होत्रा एक नामचीन इन्वेस्टर, जिनकी कंपनी स्टार्टअप्स को फंडिंग देकर उन्हें यूनिकॉर्न बनाती है। हर कोई अपने अपने 3 पीस सूट और डिजाइनर गाउन्स में ऐसे लग रहा था मानो फैशन शो का हिस्सा हो। बिजनेस वर्ल्ड के साथ साथ फिल्म और म्यूजिक इंडस्ट्री के दिग्गजों की एंट्री ने इस पार्टी को और भी ग्रैंड बना दिया। बॉलीवुड सुपरस्टार आरव खन्ना ब्लैक शिमरी टैक्सीडो में जब रेड कारपेट पर आए तो फ्लैश लाइट्स की बारिश होने लगी। दीवा प्रियंका सिंह सिल्वर गाउन में इतनी खूबसूरत लग रही थी कि हर कोई उन्हें देखता रह गया। पॉप सिंगर आयरा अपनी डार्क पर्पल गाउन और ग्लिटर मेकअप के साथ स्टेज की स्टार बनी। डायरेक्टर कबीर शेख, जो अपनी ब्लॉकबस्टर फिल्मों के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने अपनी टीम के साथ एंट्री मारी। मेहमानों को वेलकम करने के लिए 5 सिंगर कोरस ग्रुप खड़ा था, जो सॉफ्ट जैज और इंग्लिश क्लासिकल सॉन्ग्स गा रहा था। डिनर सेक्शन में 100 से अधिक इंटरनेशनल और इंडियन डिशेस परोसी जा रही थी। इटालियन पास्ता से लेकर इंडियन मुगलई और जापानी सुशी से लेकर फ्रेंच पेस्ट्री तक। हर टेबल पर बैठने वाले गेस्ट के लिए खास गोल्ड प्लेटेड कटलरी रखी गई थी। ड्रिंक सेक्शन में वाइन, कॉकटेल और शैंपेन की इतनी वैरायटी थी कि मेहमानों की आंखें खुली की खुली रह गईं। वहीं विदेशों से भी बड़े बड़े कंपनियों के सीईओ यहां आए हुए थे। कुछ तो अपने प्रॉफिट के लिए आए थे और कुछ मित्तल और खुराना के पार्टनर थे, इस वजह से आए हुए थे। दोनों दादाजी और सैम और निकोलस भी आ चुके थे। वह लोग बेसब्री से चाहत का इंतजार कर रहे थे। थोड़ी देर में ही वहां साइना और अनमोल भी पहुंच जाते हैं। जहां अनमोल एक ग्रे कलर के टैक्सीनो सूट में स्मार्ट दिख रहा था, वही साइना ने रेड कलर की थाई तक आ रही साथ स्लीवलेस ड्रेस पहन रखा था, जिसका गला बहुत ही ज्यादा डीप था, जिस वजह से उसकी टीनेज साफ साफ देखी जा सकती थी। अनमोल को उसका यह ड्रेस पसंद तो नहीं आया था और वह उसे इतना प्यार करता था कि उसे बोलने की हिम्मत नहीं हुई। वह नहीं चाहता था कि उसकी वजह से उसकी गर्लफ्रेंड का मूड खराब हो। अनमोल और साइना बाहों में बहन डाले अंदर की ओर जाते हैं। जैसे ही साइना अंदर पहुंचती है तो अपने चारों ओर देखकर बिल्कुल आश्चर्यचकित हो जाती है। आज तक इतनी बड़ी पार्टी में वह कभी नहीं आई थी, और अगर अनमोल ना होता तो यह मौका उससे जिंदगी में दोबारा फिर कभी नहीं मिलता। वह यहाँ आकर बहुत ज्यादा खुश हो गई थी। अब उसने अनमोल का हाथ छोड़ दिया था और कोशिश कर रही थी वहां के अमीर अमीर लोगों के पास जाने की। वही अनमोल साइना के मंसूबों से बिल्कुल अनजान था। वह अपने दोस्तों से बातें करने लगता है और साइना मौका देखकर वहां से खिसक जाती है। उसी के बाद वहां कपूर फैमिली की भी एंट्री होती है। इन्हें पूछने वाला अब कोई नहीं था, इसलिए इन्हें अपनी जगह खुद ही बनानी पड़ी और वह खुद ही जाकर दूसरों के पास बातें करने लग जाते हैं। अब सब बेसब्री से उन लोगों का इंतजार कर रहे थे जिसके लिए यह पार्टी रखी गई थी। थोड़ी ही देर में आदित्य पार्टी हॉल के बाहर पहुंच चुका था। वह अपनी गाड़ी में ही चाहत का इंतजार कर रहा था। इस वक्त उसके साथ उसका दोस्त शिव ही बैठा था। तभी वहां एक गाड़ी आकर रुकती है, जिसमें से जान और लिया नीचे उतरते हैं। आदित्य उन्हें देखकर जान जाता है कि अब चाहत भी आने वाली होगी। तभी थोड़ी देर में एक और गाड़ी आकर रुकती है, उसमें से अंशिका और ख्वाहिश नीचे उतरती है। उसी के बाद फिर एक गाड़ी आकर रुकती है, उसमें से चाहत और कसक नीचे उतरती है। जैसे ही आदित्य की नजर चाहत पर पड़ता है, वह तो उसे देखता ही रह जाता है। वह तो अपने पलके झुकाना भी भूल जाता है। वही शिवा कसक को देखा है तो उसका भी यही हाल था, वह भी अपने पाल के झपकना भूल जाता है। आखिर में हमारी लड़कियां इतनी ज्यादा खूबसूरत जो लग रही थी। अब जान की नजर अंशिका पर पड़ती है, उसका भी कुछ यही हाल था। हमारी छोटी सी अंशिका इतनी प्यारी जो लग रही थी। आदित्य और शिव अपने गाड़ी से निकाल कर बाहर आते हैं और वह चाहत की ओर बढ़ने लगते हैं। जैसे ही आदित्य चाहत के पास पहुंचता है, बहुत प्यार से उसे देखते हुए उसके माथे को चूम लेता है और बोलता है, एंजल तुम इतनी ज्यादा खूबसूरत लगोगे तो मैं खुद को कैसे कंट्रोल कर पाऊंगा। ये बात वह बहुत ही धीरे से चाहत के कानों के पास जाकर बोलता है।
उसकी बातों को सुनकर चाहत का चेहरा लाल पड़ जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था आदित्य इस वक्त कैसे ऐसा बोल सकता है। वह भी आदित्य को अपनी इंटेंस नजरों से देखे जा रही थी। आज आदित्य इतना ज्यादा हैंडसम जो लग रहा था, अगर लड़कियां देख तो उनकी नजर उसे पर से हटे ही ना। कसक को बस एक तक आदित्य को ही देखे जा रही थी। वहीं उसे ऐसा देखता पाकर आदित्य के होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। उसे इस वक्त अपने बेबी डॉल को प्यार करने का मन कर रहा था, पर उसका मेकअप खराब हो जाएगा ये सोचकर वह दूर ही रहता है। अब यही हाल हमारे बाकी के लड़के लड़कियों का था। वह सब लोग अब पार्टी के लिए अंदर की ओर बढ़ जाते हैं। पार्टी हॉल में जब चाहत कपूर और आदित्य ठाकुर की एंट्री होती है तो हर किसी की नजरें उसी पर टिक जाती हैं। उसने ब्लैक कलर का रॉयल गाउन पहन रखा था, जो उसकी काया को और भी निखार रहा था। गाउन पर जगह जगह बारीक डायमंड वर्क किया गया था, जो झूमरों की रोशनी में चमक रहा था और ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो आसमान के सारे सितारे उतरकर चाहत के लिबास में समा गए हो। गाउन का स्लिम फिट बॉडीकॉन पैटर्न उसके फिगर को परफेक्टली हाईलाइट कर रहा था। वहीं नीचे की ओर गाउन का फ्लेयर हल्की हल्की लहरों की तरह बह रहा था, जैसे कोई काली रेशमी नदी हो। उसके गले में सटल डायमंड की पतली सी चेन थी और कानों में छोटे छोटे झुमके जो उसकी गर्दन की खूबसूरती को और लंबा और निखरा हुआ दिखा रहे थे। उसके खुले मुलायम बाल हल्की वेव्स में ऊपर की ओर रोल किया गया था, देखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहे थे और डार्क स्मोकी आई मेकअप उसके हेजल नीली आंखों को शार्प बना रहा था। लाइट पिंक शेड की लिपस्टिक उसकी सॉफ्ट स्किन टोन पर बेहद क्लासी लग रही थी। आज चाहत कपूर इतनी दिलकश लग रही थी कि हर कोई चुपचाप उसे निहारने पर मजबूर हो गया था। उसे देखने के बाद तो किसी ने अपने पलके भी झपकाने की जहमत नहीं उठाए। उन्हें तो ऐसा लग रहा है कि मानो दुनिया की पूरी खूबसूरती उसके सामने चाहत के रूप में खड़ी है। सारे लड़के उसे अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके देखे जा रहे थे। यही हाल वहां खड़े लड़कियों का भी था। अगर वह लड़की ना होती तो जरूर चाहत को प्रपोज कर देती। वही हमारे आदित्य ठाकुर भी आज किसी से कम नहीं लग रहे थे। आदित्य को देखकर हर लड़की की सांसें थम जाती हैं। अरमानी का ब्लैक थ्री पीस टैक्सीडो, शाइनी ब्लैक सिल्क फिनिश वाला शार्प कट्स के साथ, उसके चौड़े कंधों और परफेक्ट फिटिंग ने उसे रॉयल और डोमिनेंट लुक दिया। अंदर से सिल्क शर्ट जिस पर ब्लैक बो टाई उसकी पर्सनैलिटी को और जेंटलमैन बना रही थी। उसके कलाई पर थी रोलेक्स सबमैरिनर डायमंड स्टड वॉच, जिसकी चमक उसके स्टेटस को दिखा रही थी। पैरों में लुई वुइटन के ब्लैक ऑक्सफोर्ड शूज, जिनकी पॉलिश हॉल की लाइट्स को रिफ्लेक्ट कर रही थी। इनकी कीमत करोड़ों में थी। उसके हल्के पीछे की ओर सेट किए गए बाल, क्लीन शेव और डार्क आंखों ने उसे भीड़ में सबसे अलग और अट्रैक्टिव बना दिया। हर लड़की बस उसकी एक झलक पाने के लिए बेचैन थी और फुसफुसाते हुए कह रही थी, ये तो किसी ड्रीम प्रिंस से कम नहीं। काश एक रात के लिए मुझे मिल जाता, मेरी तो जिंदगी ही धन्य हो जाती। वो दोनों इस समय हाथों में हाथ डाल बिल्कुल किसी नए नवेले शादी के जोड़े की तरह रेड कारपेट पर चलते हुए आगे बढ़ रहे थे। वहीं उनके पीछे उनके सारे दोस्त आ रहे थे। चाहत के दूसरी साइड कसक थी। कसक का अंदाज बाकी दोनों से बिल्कुल अलग था। उसने पार्टी में पेस्टल पिंक ऑफ शोल्डर गाउन पहना था, जिसमें फ्लोरल एम्ब्रॉयडरी और पल वर्क किया गया था। गाउन हल्का, फ्लोई और बेहद फेरी लाइक था, जैसे कोई राजकुमारी कहानियों से निकलकर आई हो। कसक के बाल खुले और सीधे थे, जिन पर हल्की सी शाइनिंग स्प्रे की गई थी। उसने बेहद नाजुक सिल्वर इयररिंग्स पहने थे और हाथ में एक मिनी सिल्वर क्लच रखा था। उसका मेकअप सटल था, गुलाबी ब्लश, हल्की पिंक लिपस्टिक और चमचमाती आंखें। उसकी मासूमियत और गाउन की कोमलता मिलकर उसे भीड़ में सबसे अलग बना रही थी। चाहत की बेस्ट फ्रेंड ख्वाहिश ने इस पार्टी के लिए मरून वेलवेट गाउन चुना था। इस गाउन में गले के पास हल्की नेट डिजाइन और कंधे पर स्लीक कट्स थे, जो उसे बेहद मॉडर्न और एलिगेंट लुक दे रहे थे। गाउन पर पतली सुनहरी कढ़ाई की लाइनों ने इसे और भी ज्यादा रॉयल बना दिया था।
ख्वाहिश का गाउन फिगर हगिंग था, लेकिन नीचे से उसका ट्रेल जमीन को छूता हुआ चल रहा था, जिससे उसका अंदाज बिल्कुल रानी जैसा लग रहा था। उसने अपने बालों को हाई बन में सजाया था, जिसमें कुछ स्ट्रैंड्स बाहर निकलकर उसके चेहरे को फ्रेम कर रहे थे। उसके कानों में गोल्डन डायमंड स्टड्स थे और हाथों में गोल्डन क्लच। ख्वाहिश की मुस्कुराहट उसके पूरे व्यक्तित्व को और भी ज्यादा चमकदार बना रही थी। वही उसके दूसरी साइड लिया थी, वह अभी आज बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसने डार्क मेहरून कलर का गाउन पहन रखा था और कानों में बड़ा ईयरिंग पहना था। उसके बाद उसके कंधे तक आते थे उसने उसे उसी तरह खुला छोड़ा था। उसकी त्वचा बहुत ही ज्यादा गोरी थी, इसलिए ये कलर उसके ऊपर बहुत ज्यादा खेल रहा था। होठों पर उसने मैचिंग लिपस्टिक लगा रखी थी, आंखों में गहरा काजल था। आज वह अभी कयामत लग रही थी। वही अपनी अंशिका, उसने व्हाइट कलर का प्रिंसेस गाउन पहन रखा था, जिसमें वह किसी फूल की तरह लग रही थी। हल्की रेड कलर की लिपस्टिक होठों पर उसके होठों की खूबसूरती बढ़ा रही थी। सबने पैरों में हाई हील्स पहन रखा था, इसलिए वह कुछ ज्यादा ही लंबी लग रही थी। वहीं लड़कों का भी क्या कहना, जॉन भी किसी हीरो से कम नहीं था। उसने ह्यूगो बॉस का नेवी ब्लू 3 पीस सूट पहन रखा था। कोट और वेस्टकोट नेवी ब्लू कलर का प्रीमियम फैब्रिक, जिस पर हल्की सी शाइन थी। वेस्टकोट पर सिल्वर बटन उसे और एलिगेंट बना रहे थे। अंदर से उसने पहनी थी हल्की लैवेंडर कलर की शर्ट, जो उसकी डस्की स्किन टोन पर बेहद सूट कर रही थी। पतली सिल्वर टाई, जो पूरे सूट से परफेक्ट मैच हो रही थी। उसके हाथ में थी पाटेक फिलिप नॉटुलस, दुनिया की सबसे क्लासी वॉच में से एक थी, जो उसके स्टेटस को दिखा रही थी। पैरों में गुची के डार्क ब्राउन डर्बी शूज, जिनसे उसके पूरे लुक में रॉयल टच आ गया था। जॉन की चाल में इतनी रॉयल्टी थी कि लोग कहते, ये तो किसी प्रिंस की तरह लग रहा है। आदित्य ठाकुर का सेक्रेटरी और दोस्त शिवा भले ही बैकग्राउंड रोल में हो, लेकिन उसके स्टाइल ने भी सबका ध्यान खींच लिया। उसने पहना था रैल्फ लॉरेन का ग्रे 3 पीस सूट, हल्के ग्रे कलर का क्लासिक 3 पीस, जिसकी फिटिंग इतनी परफेक्ट थी कि उसका स्लिम और स्मार्ट बॉडी फ्रेम और भी निखर गया। अंदर से उसने सफेद शर्ट और ब्लैक टाई पहनी थी, जिससे उसका लुक फॉर्मल और प्रोफेशनल दोनों लगा। उसके हाथ में टैग ह्यूआ करेरा क्रोनोग्राफ, एकदम प्रोफेशनल और क्लासी वॉच थी, जो उसे और ज्यादा क्लासी बना रही थी। पैरों में प्राडा के ब्लैक लेदर शूज, जो उसके लुक को कंप्लीट कर रहे थे। उसकी आंखों पर हल्की सी पावर ग्लासेस और कॉन्फिडेंट स्माइल ने उसे बिजनेस वर्ल्ड का परफेक्ट यंग सेक्रेटरी बना दिया। ये तीनों लड़के जब अंदर आ रहे थे तो ऐसा लगता है जैसे तीनों किसी इंटरनेशनल फैशन मैगजीन के कवर से निकलकर आए हो। आदित्य का रॉयल और डोमिनेंट लुक, जॉन का क्लासी और प्रिंस लाइक अंदाज, शिवा का स्मार्ट और प्रोफेशनल स्टाइल, इन तीनों की एंट्री ने हॉल में मौजूद हर इंसान को हैरत में डाल दिया। लड़कियां उनकी ओर मुड़ मुड़कर देख रही थीं, और लड़के बस यही सोच रहे थे, काश हम भी ऐसे लग पाते। ये सभी लोग जब एक साथ हॉल में इंटर करते हैं तो चारों ओर सन्नाटा छा जाता है। सब उन्हें देखने में इस तरह खो गए थे कि कोई प्रतिक्रिया देना ही भूल गए। सभी अपनी आंखें पड़े इन लोगों को देखे जा रहे थे। वही शरण और विनोद भी अपनी फैमिली के साथ वहां पहुंच चुके थे। वह लोग भी इन्हें देखकर उनके पास आ जाते हैं। अब वहां पर इन पांचों को देखकर तो ऐसे लग रहा था जैसे दुनिया के सारे हैंडसम लड़के यहीं पर खड़े हैं। लड़की और लड़कियां अपनी ललचाया नजरों से उन लोगों को देख रहे थे। वह पांचों लड़कियां और लड़के पूरी महफिल में कयामत ढा रहे थे। जैसे सबकी नजर उन पर टिक सी गई थी। सब बस एक बार उनके पास जाने का मौका ढूंढ रहे थे, पर उनकी सिक्योरिटी इतनी ज्यादा टाइट थी कि कोई उनके पास नहीं जा पा रहा था। वही अपने बच्चों को इस तरह देखकर उनके माता पिता बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे। आदित्य ठाकुर की फैमिली भी यहाँ थी। वह तो चाहत और आदित्य की जोड़ी को देखकर फूले नहीं समा रहे थे। उनके होठों की खुशी बता रही थी कि आज वह कितना ज्यादा खुश है। वही अभी जिस और ये लोग थे उससे साइड बस हाई प्रोफाइल के लोग ही थे। इस वजह से साइना और कपूर फैमिली इन्हें नहीं देख पाती है।
धीरे धीरे कर बड़े बड़े बिजनेसमैन आदित्य और चाहत से मिलने आने लगते हैं। वही दोनों दादा जब सुनते हैं कि चाहत आ गई है तो वह लोग भी जल्दी से वहां आ जाते हैं। सैम और निक तो चाहत को देखकर जल्दी से उसके गले लग जाते हैं। आदित्य जैसे ही उन दो विदेशी लड़कों को चाहत के गले लगाते देखा है तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है। गुस्से से वह अपनी मुट्ठी खींच लेता है। उसे बिल्कुल भी नहीं पता था कि यह लोग कौन है और इस तरह चाहत के क्यों गले लग रहे हैं और चाहत क्यों इतना मुस्कुराकर उन दोनों से गले लग रही है। जब उसे बर्दाश्त नहीं होता तो वह चाहत को उन लोगों से दूर खींच लेता है और अपने करीब खड़ा कर लेता है। वही जब चाहत आदित्य को देखते हैं तो वह समझ जाती है कि आदित्य को इस समय बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। वह मुस्कुराते हुए उसके हाथों को धीरे से दबाती है और बोलती है, कूल डाउन, कोई बात नहीं, यह मेरे भाई हैं। मेरे बुरे वक्त में इन्हीं लोगों ने मुझे सहारा दिया था। यह मेरे सगे भाई तो नहीं है पर सगे से भी बढ़कर है। चाहत की बातों को सुनकर आदित्य का गुस्सा खत्म हो जाता है और वह जान जाता है कि यह लोग कौन है। तभी चाहत उन दोनों का इंट्रोडक्शन आदित्य से करती है और अपने दादाजी को भी आदित्य से मिलवाती है। आदित्य जो एक बिजनेसमैन है वह उनके दादा को देखते ही पहचान जाता है और वह पूरे सम्मान के साथ जाकर उनका पैर छूता है। ये देखकर दादाजी खुश हो जाते हैं। चाहत ने दादाजी को पहले ही सब कुछ बता दिया था। इस वजह से चाहत के फैसले से दादाजी भी बहुत ज्यादा खुश थे। उन्हें आदित्य से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उनके आंखों में आदित्य एक चमकता हुआ सितारा था। उनकी पोती को इससे बेहतर जीवन साथी नहीं मिल सकता था। नहीं, चाहत कबीर और विनोद को भी अपने दादाजी से मिलवाती है। चाहत ने इन दोनों के बारे में भी अपने दादाजी को बताया था, इसलिए दादाजी उन्हें देखते ही जान जाते हैं। वहीं उन सब से मिलकर स्वयं और निक भी बहुत ज्यादा खुश थे। अब तक उनकी सारी फैमिली वहां पहुंच चुकी थी। बारी बारी से सभी लोग दादाजी और उन बच्चों से मिल रहे थे जो चाहत की फैमिली थी। तभी थोड़ी देर में चाहत के दादाजी भी वहां आ जाते हैं और अपनी बेटी को इतना खुश देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। वह देते हैं कैसे उनकी पोती के पास इतने बड़े बड़े लोग खड़े हैं और वह उसकी पोती को कितना ज्यादा प्यार दे रहे हैं। ये देखकर दादाजी के खुशी का ठिकाना नहीं था। दादाजी जिनसे मिलने के लिए कभी सोच भी नहीं पाए थे, आज उनकी पोती उनके परिवार का हिस्सा है। ये खुशी दादाजी के लिए बहुत ही ज्यादा थी। चाहत नहीं यहाँ आते ही अपने गार्ड को करके दादाजी को अपने पास बुला लिया था। इस वजह से बाकी के कपूर फैमिली को कुछ भी नहीं पता था। वहीं अब दादाजी उन सभी लोगों से मिलते हैं। सब दादाजी से मिलकर काफी खुश थे। इस वक्त ऐसा लग रहा था मानो देश के बड़े बड़े दिग्गज एक ही मंच पर आकर खड़े हो गए हो। वहीं उन सबको एक साथ देखकर सब बस उनसे एक बार मिलने का मौका ढूंढ रहे थे। थोड़ी ही देर में चारों तरफ उनके यहाँ होने का हल्ला मच जाता है। जब कपूर फैमिली को पता चलता है कि मिस्टर सूर्यदेव खुराना और अशोक मित्तल आज खुद इस पार्टी में आए हैं तो वह लोग भी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और उनसे मिलने का मौका ढूंढने लगते हैं। थोड़ी ही देर में आलोक कपूर किसी तरह ये पता लगते हैं कि वह लोग किस तरफ है तो वह अपने फैमिली को लेकर उसे और बढ़ जाते हैं। बहुत ढूंढने के बाद आखिर में वह लोग उन्हें दिख जाते हैं। वहीं अब तक साइना को भी पता चल चुका था कि सारे यंग स्मार्ट और अमीर लड़के इस वक्त कहाँ हैं, क्योंकि लड़कियों को वक्त नहीं लगता बातें फैलाने में। वही साइना जो अपनी सहेलियों से बातें कर रही थी उसमें से एक लड़की बोलती है, यार तुमने देखा आदित्य ठाकुर और उसके दोस्तों की एंट्री कितनी ग्रैंड थी। तभी दूसरी लड़की बोलती है, क्या तुम्हें पता है सूर्यदेव खुराना और उनके प्रिंस भी यहाँ आए हुए हैं। साइना को नहीं पता था कि सूर्यदेव खुराना के प्रिंस कौन है, क्योंकि वह कभी इतनी बड़ी सोसाइटी में नहीं रही है। वही उसकी एक सहेली जो बहुत अमीर घर से थी वह उसे देखकर पूछती है, तुम लोग किसकी बातें कर रहे हो। साइना की बातों को सुनकर बोलो हंसने लगती है और बोलती है, क्या तुम्हें नहीं पता है आज सूर्यदेव खुराना के पोते स्वयं और निक यहाँ आए हुए हैं। वह अपने देश के प्रिंस है, उनकी फैमिली राजघराने की है और ये लोग दुनिया के सबसे अमीर लोगों में गिने जाते हैं। वहीं उनके दोनों प्रिंस बहुत ही हैंडसम है, उन्हें एक बार देख लोगी तो नजरें हटाने
का मन नहीं करोगी। उनकी बातों को सुनकर साइना बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और मन में सोचती है क्या हो वह अगर इन दोनों में से किसी एक को फंसा ले तो उसकी तो किस्मत ही खुल जाएगी और फिर वह इंडिया को हमेशा हमेशा छोड़कर फॉरेन चली जाएगी। अब यार इस पागल लड़की को देखो, मन में ख्याली पुलाव कितना अच्छे से पका रही है, पर उसे नहीं पता आगे क्या होने वाला है। फॉरेन में शिफ्ट होते होते कहीं जेल में ना शिफ्ट हो जाए। वही वह लोग भी देखने के लिए उसे और बढ़ जाते हैं। वही यह बात अनमोल को भी पता चलती है। अनमोल और उसके पिता भी उनके साथ बिजनेस करना चाहते थे, इसलिए वह लोग भी उनसे मिलने के लिए इस ओर जा रहे थे। जैसे ही वह लोग उसे और बढ़ाने को हुए जहां वह सब खड़े थे, तो उनके गार्ड ने सबको रोक दिया और बोला कि आप लोग वहां नहीं जा सकते हैं। यह सुनकर मिस्टर आलोक कपूर बोलते हैं कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, हमें उनसे जरूरी काम है, हमारा उनसे मिलना बहुत ही जरूरी है। तो वह बोलते हैं कि जो भी जरूरी काम हो वह सब पार्टी के बाद करना, वह सब यहाँ एंजॉय करने आए हैं ना कि आपका जरूरी काम करने, इसलिए अभी आप उन लोगों से दूर रहिए वरना आप लोगों को पार्टी से बाहर निकाल दिया जाएगा। कपूर तो गार्ड की बातों को सुनकर हैरान हो जाता है, उसे नहीं पता था ये गार्ड इतनी ज्यादा स्ट्रोक होंगे। दूसरी ओर साइना और उसकी सहेलियों के साथ ही यही होता है, वह लोग दूर से ही उन्हें देख सकते थे, गार्ड उन्हें बिल्कुल भी पास नहीं जाने देता है। वही वह लोग दूर से ही देख रहे थे। वहां बहुत ही खूबसूरत लड़की और लड़कियां खड़ी थी, बाकी के सारी फैमिली के लोग भी खड़े थे। वही वह लोग सभी साफ साफ देख सकते थे कि उन सब का अटेंशन सिर्फ एक लड़की पर था जिसकी पीठ उनकी तरफ थी, वह उसका चेहरा नहीं देख सकते थे। बारी बारी से सभी लोग प्यार से उसके सर पर हाथ फेर रहे थे और उसे कुछ ना कुछ लाकर पीने के लिए दे रहे थे। वही जब साइना को इसकी सहेलियां बताती है कि साइन और निक कौन है, तो वह उन्हें देखते ही रह जाती है। वह दोनों इतने ज्यादा हैंडसम थे कि उसकी नजर तो उन पर से है ही नहीं रही थी। वह देखते हुए बोलती है, वाकई में या कहीं के राजकुमार लग रहे हैं, सच में ये कितने ज्यादा सुंदर हैं। वही लाइन से अब सारे लोग वहां रखे बहुत ही स्टैंडर्ड सोफा पर बैठने लगते हैं, जहां एक और सारे लड़के जाकर बैठ रहे थे तो वही दूसरी ओर सारी लड़कियां जाकर बैठ रही थी। वही एक साइड सारे बुजुर्ग जाकर बैठ रहे थे। अभी चाहत वहां खड़ी थी क्योंकि सभी लोग चाहत को अपने पास बुला रहे थे बैठने के लिए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह किसके पास बैठने जाए। जब सैम देखा है कि उसकी बहन को सब लोग कैसे परेशान कर रहे हैं, तो वह तुरंत खड़ा होकर चाहत के पास जाता है और उसके हाथों को पकड़कर और अपने बीच में बैठा लेता है और प्यार से उसके गालों को चूम कर बोलता है, दी देखो सब आपको परेशान कर रहे थे और मैं आपको बचा लिया। वही उसकी बातों को सुनकर सभी जोर जोर से हंसने लगते हैं। सैम जब चाहत के गालों को किस किया तो आदित्य को बहुत ज्यादा गुस्सा आया, पर वह छोटा था ये सोचकर वह उसे बात को जाने देता है। वहीं सैम जैसे ही चाहत को अपने साथ लाता है और अपने बीच में बैठा लेता है, तो अब सबकी नजर चाहत पर पड़ती है क्योंकि चाहत इस वक्त सबको साफ दिखाई दे रही थी। कपूर फैमिली तो देखकर यह हैरान रह जाती है, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनके बीच में चाहत क्या कर रही है। वही साइना का तो गुस्से से हालत ही खराब हो जाती है, उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह लड़की आखिर में इतने अमीर लोगों के बीच में क्या कर रही है और अभी तक सभी लोग इसे अटेंशन दे रहे थे। गुस्से से उसकी मुठ्ठियां बंद हो गई थी और उसके नाखून उसके हथेली में घर रहे थे, जिससे अब खून भी निकलने लगा था। वह अपने गुस्से को काबू नहीं कर पा रही थी। वह मन में ही बोलती है, नीच कहीं की घटिया लड़की, तू कैसे उन सब के बीच जा सकती है, और तू तेरी हिम्मत भी कैसे हुई प्रिंस सैम और निक के बीच बैठने की। जरूर इसमें कुछ घटिया ट्रिक आजमाया होगा तभी यह आज वहां तक पहुंची है। मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि उसने ऐसा क्या किया। अब इस बेचारी को कौन बताए कि वह उसके भाई हैं और उसने ये भाई अपनी ईमानदारी से पाया है, ना कि किसी घटिया ट्रिक से। वही साइना के गुस्से का तो कोई हिसाब नहीं था। उसका मन कर रहा था कि अगर वह अभी अंदर जा पाती तो चाहत की जान ले लेती। वही कपूर फैमिली को तो समझ नहीं आ रहा था कि चाहत वहां कैसे है और इतने बड़े बड़े लोग चाहत को कैसे जानते हैं। सात्विक और ऋतिक तो अपनी आंखें फाड़े बस चाहत को देखे जा रहे थे। उन्हें तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था।
जिससे मिलने के लिए वह पता नहीं कितने महीना से अपॉइंटमेंट लेना चाहते थे, लेकिन उन्हें मिल नहीं रहा था। वही उन लोगों के पास चाहत इतने आराम से बैठी है और सबका अटेंशन इस पर है, ऐसे लग रहा है जैसे वह उसकी फैमिली हो, पर ऐसा कैसे हो सकता है। आलोक कपूर तो चाहत को देखकर खुश हो जाते हैं और सोचते हैं कि अब चाहत के जरिए वह आराम से उन लोगों से मिल सकते हैं। पर वह भूल गए थे कि चाहत के साथ उन्होंने क्या किया था। अब चाहत उन्हें मुड़कर भी देखने वाली नहीं थी। उन्हें तो यही लग रहा था कि वह फिर से चाहत को डरा धमका कर अपना काम करवा ही लेंगे। पहले तो प्यार से समझाएंगे और अगर नहीं मानी तो थोड़े टाइट भी हो गए तो कोई बात नहीं, उनका काम तो हो जाएगा। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है? अभी तो बस वह लोग उसे वहां देखकर ऐसे पागल हुए जा रहे हैं और जब चाहत की हकीकत उनके सामने आएगी तो इन लोगों के पैरों तले तो जमीन ही खिसक जाएगी। इसका नेक्स्ट एपिसोड और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो नेक्स्ट एपिसोड सुनना बिल्कुल ना भूले। मिलते हैं आपसे इसके नेक्स्ट पार्ट में। आज के लिए बस इतना ही। कमेंट करना बिल्कुल ना भूले और यार इतनी मेहनत करती हूँ, लाइक और सब्सक्राइब तो कर लिया करो। धन्यवाद।